ऐसी बहुत सारी खवातीन जिनके बच्चे बार बार ज़ाया हो रहे होते हैं या फिर उनके इलाज से बच्चे ठहरते हैं, वो समझती हैं कि जब प्रेगनेंसी हो गई है तो बस अब कहानी ख़त्म। एक्चुअली प्रेगनेंसी बहुत सेंसिटिव टाइम है और इस तरह की प्रेगनेंसी जो इलाज के बाद ठहरी हो उनके लिए एक बेहतर जगह पे और एक बेहतर गायनेकोलॉजिस्ट के साथ बुक होना और 9 महीने गुजारना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी सारी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन के रेट बहुत ज़्यादा है। मैं हूँ प्रोफेसर डॉक्टर सहर फातिमा। मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और मेरी स्पेशलिटी है गायनिकी मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी। आज मैं इसी टॉपिक पे आपसे बात करूँगी कि वो लोग जिनके इलाज से बच्चे ठहरते हैं उनके बच्चे ज़ाया क्यों हो जाते हैं और इनको ज़ाया होने से कैसे बचाया जा सकता है। होता यह है कि फीमेल्स में बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, जैसे किसी के बच्चे बार बार ज़ाया हो रहे होते हैं, वो अपना इलाज कराती हैं, उसके बाद उनका बच्चा ठहरता है और जैसे ही प्रेगनेंसी होती है तो बहुत रिलैक्स हो जाती है कि अब तो प्रेगनेंसी हो गई है। लेकिन सबसे सेंसिटिव टाइम वही टाइम होता है जब उनकी प्रेगनेंसी होती है, क्योंकि आपकी प्रेगनेंसी ऑलरेडी बहुत सी मुश्किलों से गुजर चुकी है, आपने इलाज के साथ बच्चा कराया है। अब ज़रूरी है कि आप सही से अपना एंटीनेटल फॉलोअप मेंटेन करें, क्योंकि इन 9 महीनों में ये बच्चा बहुत ज़्यादा रिस्क पे है, माँ और बच्चा दोनों। और अगर सही दवाएं ली जाए, सही प्रिवेंशन की जाए, सही से 9 महीने लेके चले जाएँ तो 9 मंथ के बाद आपके पास एक गुड न्यूज़ आती है, आपके पास एक बच्चा आता है। रिकरेंट मिसकैरेज का मतलब होता है कि औरतों के बार बार बच्चे ज़ाया हो रहे हों। यूजुअली एक मैरिड औरत की लाइफ में 1 या 2 बच्चा ज़ाया हो सकता है और ये कोई इतना अलार्मिंग नहीं है, मगर जब 3 बच्चे ज़ाया हो गए हों, 3 से ज़्यादा बच्चे ज़ाया हो गए हों तो हम उसको कहते हैं रिकरेंट मिसकैरेज, यानी इनमें बार बार बच्चा ज़ाया हो रहा है और इनको इन्वेस्टिगेशन और इलाज की ज़रूरत है। बहुत बार फीमेल्स हमारे पास आती हैं और कहती हैं कि मेरा 3 बच्चे ज़ाया हो गए, अब मैंने बच्चे का इलाज कराना है। तो मैं उनसे हमेशा पूछती हूँ कि वो जो बच्चे ज़ाया हुए हैं उनकी कोई रिपोर्ट है, जो अनफॉर्चुनेटली उनके पास नहीं होती। क्योंकि यहाँ पे लोग गलती करते हैं कि जब बच्चा ज़ाया होने लगता है तो किसी भी जगह जाके DNC करा लेते हैं और वो उस मटीरियल को बायोप्सी के लिए नहीं भेजते। वो बायोप्सी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमें जेनेटिक क्रोमोसोम वल्नरेबिलिटी का बताता है, वो हमें जनियाती नुक्स के बारे में बताता है। हमें पता चलता है कि जनियाती नुक्स है जिसका हम इलाज करें ताकि अगली प्रेगनेंसी में ये ना होने पाए। तो हमेशा जिस डॉक्टर के साथ आप इलाज करा रही हूँ उसी के पास ये नहीं करवाएं ताकि वो आपकी बायोप्सी सही जगह भिजवाए और आपके पास उसका आपकी रिपोर्ट हो कि वो नॉर्मल जो बच्चा ज़ाया हुआ वो नॉर्मल था, उसमें कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं थी। बच्चे बार बार ज़ाया होने की बहुत सारी वजूहत होती हैं, जैसे कि किसी में हार्मोनल प्रॉब्लम हो, थायराइड की प्रॉब्लम हो, प्रोडक्टिन रेज हो, पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो, यूट्रस में फाइब्रॉइड हो, सर्विक्स इनकॉम्पिटेंट हो, यानी बच्चेदानी का मुंह कमज़ोर हो, बच्चेदानी का मुंह छोटा हो, प्रेगनेंसी ठहर नहीं पाती हो, ज़ाया हो जाती हो, या बच्चेदानी के अंदर कोई कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी हो। वो मरीज जिनका शुगर अनकंट्रोल होता है, ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल होता है या थायराइड अनकंट्रोल होता है, उनमें भी रिकरेंट मिसकैरेज हो जाते हैं। इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉज होता है इसका जेनेटिक मटेरियल, जिसका मैंने जिक्र किया अभी कि कभी कभी माँ और बाप के जीन्स में ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से बच्चा नॉर्मल होता है और ज़ाया हो रहा होता है। तो इसके लिए माँ बाप की भी हम कैरियोटाइपिंग टेस्ट कराते हैं और इसके अलावा जो बच्चा होता है उसका जो बच्चा ज़ाया होता है उसको भी हम टेस्ट के लिए ज़रूर भेजते हैं ताकि हमें पता चले कि क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटी या कैरियोटाइपिक एबनॉर्मलिटी है, तो उसको डिटेक्ट करके नेक्स्ट प्रेगनेंसी में ऐसा होने से बचाया जा सके। एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉज जो लोगों को नहीं पता होती और उसका वो इलाज नहीं करा पाते वो है एप्ला, एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम। ये ऐसी बीमारी होती है जिसमें आपके प्रेगनेंसी में खून ज़्यादा गाढ़ा होने लगता है, जिसकी वजह से बच्चा ज़ाया होता है। अब आपको ये वजह तो पता चल गई कि बच्चे ज़ाया क्यों होते हैं, अब आपने इसका इलाज कैसे करना है। जब बच्चा ज़ाया बार बार हो रहा होता है तो आपने प्रेगनेंसी से पहले किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाना है। जब मरीज हमारे पास आते हैं फीटल मैटरनल मेडिसिन के क्लिनिक्स में तो हम उनकी कुछ प्रेगनेंसी से पहले बेसिक टेस्ट करवाते हैं, जिसमें जैसे मैंने कहा कि एप्ला एंटीबॉडी का टेस्ट होता है, थायराइड चेक होता है, ब्लड शुगर की टेस्ट चेक होते हैं। इसके अलावा अगर हार्मोनल कोई और इश्यूज़ लगे तो वो होते हैं, अल्ट्रासाउंड किए जाते हैं। जहाँ हमें पेरेंट्स का कैरियोटाइपिंग की ज़रूरत हो वहाँ उनकी कैरियोटाइपिंग की जाती है। और इसी तरह अगर हमें मेल पार्टनर में कोई प्रॉब्लम लगे तो अकॉर्डिंगली उनके टेस्ट किए जाते हैं, ब्लड ग्रुप चेक किया जाता है। और ये सब कुछ तब होता है जब आप प्रेग्नेंट नहीं होती, यानी प्रेगनेंसी करने से पहले और लास्ट प्रेगनेंसी ज़ाया होने के 6 हफ्ते बाद ये सारे टेस्ट करवाए जाते हैं। जब ये टेस्टों की रिपोर्ट हमारे पास आती है तो हमें एक तो ये डिसीजन लेने में मदद मिलती है कि एबनॉर्मलिटी क्या है,
और हमने आगे से इसका इलाज कैसे करना है। और दूसरी चीज़ हम पेशेंट से कहते हैं कि अब जब आप प्रेगनेंसी में जाएं तो प्रेगनेंसी प्लान करें। जैसे किसी को अगर एप्ला होता है तो उनको प्रेगनेंसी से पहले भी कुछ दवाएं शुरू करते हैं, मतलब जैसे ही प्रेग्नेंट होती है, जैसी उसकी डेट्स ओवरड्यू होती है वो, तो हम उनको फ़ौरन से कुछ दवाएं शुरू करते हैं, जिसमें हमारे पास एस्पिरिन शामिल है और क्लेक्सेन के इंजेक्शन शामिल हैं। इसको लेना बहुत आसान है। अगर आप एस्पिरिन, जैसे हार्ट बीट आती है हम एस्पिरिन की गोली देते हैं, क्लेक्सेन के इंजेक्शन शुरू करते हैं। इनको हम पूरी प्रेगनेंसी में देते हैं। इनिशियली हम इनकी डोजेज ज़्यादा देते हैं और उनको ज़्यादा फ्रिक्वेंटली देते हैं। ऐसा ऐसा हम डोज भी कम करते हैं और इंजेक्शन का ड्यूरेशन भी बढ़ा देते हैं। सो ये पूरी प्रेगनेंसी में हम लेते हैं और कुछ केसेस में हम इनको प्रेगनेंसी के बाद भी कंटिन्यू रखते हैं, जहाँ हमें चांस हो कि माँ के पैर में डीवीटी हो जाने के चांसेस हैं, यानी पैर में खून के लुटरे जमने के चांसेस हैं। जब भी बच्चा इलाज से ठहरता है तो कुछ ज़रूरी दवाएं दी जाती हैं, जिसमें मैंने कहा कि बेसिक मल्टीविटामिन शामिल है, फॉलिक एसिड, विटामिन और कैल्शियम। और जो औरतों को प्रॉब्लम होती है उनकी दवाएं हम कंटिन्यू करते हैं। जिस तरह किसी को पीसीओ हो तो प्रेगनेंसी में हम ग्लूकोफेज देते हैं, और जिनको हमें लगता हो कि सर्विस का मुंह छोटा है उसमें हम बच्चेदानी के मुंह पे टांका लगाते हैं, जो हम डिलीवरी से जस्ट पहले निकाल देते हैं और औरत फिर नॉर्मल डिलीवरी कर सकती है। जिन औरतों के हार्मोनल इश्यूज होते हैं हम उनके प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट देते हैं। ये प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट बच्चा ज़ाया होने से भी बचाती है और प्रेगनेंसी को 9 महीने तक ले जाने में भी हमारी हेल्प करती है। बेड रेस्ट का कोई रोल नहीं है बच्चा ज़ाया होने से बचाने का, ये बहुत लोगों में मिसकॉन्सेप्ट है। बेड रेस्ट करो बच्चा ज़ाया नहीं होगा। अगर आपका बच्चा ज़ाया होना है तो बिस्तर पे लेटे लेटे भी ज़ाया हो जाएगा। आपको मसले का इलाज करना है, दवाई लेनी है, और अगर आपको ब्लीडिंग हो या कोई ऐसा कॉज हो जिसमें आपका प्लेसेंटा लो लाइंग हो, सिर्फ उन केसेस में हम पेशेंट को बेड रेस्ट एडवाइस करते हैं, वरना बाकी प्रेगनेंसीज में बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपका बच्चा इलाज से ठहरा है और आपको पहले पॉलीसिस्टिक ओवरी की बीमारी थी तो हम आपको ग्लूकोफेज प्रेगनेंसी में देते हैं। इसी तरह और बहुत से लोग जिनको थायराइड की प्रॉब्लम हो उनको थायराइड की दवा दी जाती है। जिनको ब्लड शुगर अनकंट्रोल्ड हो उनको प्रेगनेंसी के लिहाज से दवाएं टेपर ऑफ की जाती हैं या इंक्रीज की जाती हैं, एडजस्ट की जाती हैं। सेम ब्लड प्रेशर हाई जिन लोगों का होता है उनमें अवलनाल का अपनी जगह से हट जाना यानी एब्रप्शन होने के चांसेस बहुत होते हैं, तो उनका भी हम ब्लड प्रेशर मेंटेन करने की दवाएं देते हैं। मगर सारी वो दवाएं होती हैं जो बच्चे और माँ दोनों के लिए सेफ होती हैं। इसीलिए जो दवा प्रेगनेंसी से पहले ले रहे थे ज़रूरी नहीं कि वो दवा प्रेगनेंसी में कंटिन्यू करें, हम वो दवाएं चेंज कर देते हैं। ऐसे सब लोग जिनका बार बार बच्चा ज़ाया हो रहा हो या बच्चा बहुत अरसे बाद ठहरा हो, इलाज से ठहरा हो, उनकी डिलीवरी नॉर्मल हो सकती है। मगर अगर डॉक्टर को लगता है कि किसी ऐसा नुकसान है नॉर्मल डिलीवरी होने से तो सिजेरियन सेक्शन भी किया जा सकता है। इसी तरह जहाँ बच्चे और माँ की जान को रिस्क लगता है वहाँ भी सिजेरियन किया जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर केस में सिजेरियन हो और बच्चा नॉर्मल भी ठहर सकता है। वो औरतें जिनका इलाज से बहुत अरसे बाद बच्चा हुआ होता है उनको यूजुअली हम रिकमेंड करते हैं कि सिजेरियन सेक्शन कराएं ताकि माँ और बच्चा दोनों सेफ रहें। रिकरेंट मिसकैरेजेस के बाद जब पेशेंट प्रेग्नेंट होती है तो उसने 3 चीज़ें ज़रूर करनी है जो बच्चे को ज़ाया होने से बचाएं। एक ये कि ऐसी जगह पे आप बुक्ड हों जहाँ आपकी गायनेकोलॉजिस्ट एक्सपर्ट हो ताकि वो आपके और आपके बच्चे को 9 महीने तक वो केयर दे सके जो उसको चाहिए, बिकॉज ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है, यानी ये ख़तरनाक प्रेगनेंसी होती है जिसमें हर दफ़ा आपको प्रॉपरली मेडिकेशन और इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत होती है। सेकेंडली, डॉक्टर के पास रेगुलर जाएं। अगर आपकी डॉक्टर आपको जल्दी बुला रही है तो इसका मतलब है कि आप हाई रिस्क पेशेंट हैं, आपके रिस्क फैक्टर्स हैं, तो फ्रिक्वेंट एंटीनेटल विजिट पे जाएं और बीच में विजिट छोड़ नहीं दें, क्योंकि बहुत से ऐसे टाइम होते हैं जिसमें डिफरेंट टेस्ट होते हैं बच्चों की ग्रोथ के और बच्चे के एबनॉर्मलिटी देखने के, तो उनको उसी टाइम पे ही कराना चाहिए, तो वो ज़रूर कराएं। तीसरी बात है दवाएं रेगुलर लें। मैं बहुत दफ़ा पेशेंट को देखती हूँ कि वो दवाएं ले रहे होते हैं और फिर बीच में 1 महीने वो नहीं आते और कहते हैं कहीं गए थे दवाएं छोड़ दी। आप 0 मीटर हो जाते हैं अगर आप दवाएं बीच में छोड़ दें। सो दवाएं ज़रूर कंटिन्यू करें। जो इंजेक्शन है या दवाएं लेना बहुत आसान है, आप खुद भी लगाना सीख सकती हैं, घर में कोई लगा सकता है, घर के पास आप किसी से लगवा सकती हैं जाके। मगर जो चीज़ ज़रूरी है अगर आप उसको कंटिन्यू करेंगी तो आपका 9 महीना बहुत आराम से गुजर जाएगा और आप अपनी बेबी को लेकर, एक सेहतमंद बच्चे को लेकर अपने घर जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप हाई रिस्क प्रेगनेंसी के बारे में मज़ीद कोई मालूमात मुझसे लेना चाहें तो वीडियो कंसल्टेशन के ज़रिए मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं,
यहाँ पे मुझे विज़िट कर सकते हैं अल्तमा जनरल हॉस्पिटल में। मैं यहाँ डेली बैठती हूँ 1 to 2:30 और फ्राइडेज़ को 10 to 12 में बैठती हूँ सुबह नमाज से पहले।